Good afternoon, class 11th. Let's begin with the topic. Put down the heading normality. बेटा प्लीज जरा चुप. Normality. सबसे पहला point. It is denoted by capital letter N. Okay, the first point is it is denoted by capital N बच्चे. Second point, normality का formula बेटा. अब जरा देख बच्चे थोड़ा different है. Number of gram
equivalent of solute divided by volume in liters, बच्चे प्लीज चुप, of solution. When it comes to explanation of the topic or the problems that you are heading in your mind, I'm very polite to you all. But when it comes to etiquette, when it comes to the discipline, I'm very strict. You will see the other part of me. So kindly concentrate on this part and don't let me speak to you in that tone there. So now let's cover up this point of normality. What does the first point say? Capital N से denote करते हैं और formula क्या है बेटा? Number of gram equivalent, पहले बोलो, number of gram equivalent solute का divided by volume in liters of solution. नाउ बेटा सबसे बड़ा आपके दिमाग में यही होगा, मैम ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे आई सपोज, अगर पहली बार 11th कर रहे हो तो ठीक है। तो अगर यहाँ पर आते हैं तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता क्या है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये होता है बेटा वेट इन ग्राम, जिस भी सब्सटेंस का आप निकालना चाह रहे हो, यानी जो भी सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट की जो भी नेचर है, वो एसिड हो, वो बेस हो, वो सॉल्ट हो, वो जो भी हो, उसका वेट इन ग्राम क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो आप यहाँ रख देंगे और डिवाइड करेंगे उसे इक्विवेलेंट वेट से। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये समझना है, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट आपको नॉर्मली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं होता, ये खुद ही निकालना होता है। यही नॉर्मेलिटी का चैलेंज, नॉर्मेलिटी सारा बेटा इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि तुम इक्विवेलेंट वेट क्या निकालते हो। इज दैट क्लियर? और सबसे बड़ी बात, मॉलिक्यूलर वेट तुम लोगों ने सुन रखा है, तुम लोग को आता भी है कैलकुलेट करना, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, और मैंने याद भी कराया है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट? 98। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 98 होता है, ठीक है। उसका इक्विवेलेंट वेट बेटा 49 होता है। कितना होता है? 49। 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट बिकम्स 49। अब ये कैसे आता है, क्या होता है? और ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये चेंज भी हो सकता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट कभी भी वो देंगे नहीं आपको, वो तुमसे कैलकुलेट करवाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना। आई बात समझ में? आई विल एक्सप्लेन यू। अब एक एक चीज करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट डालिए बेटा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट की अब जरा बात समझना, डिपेंड करता है बेटा इक्विवेलेंट वेट आप किसका निकाल रहे हो। मैं फिलहाल 3 पर आपका फोकस कराऊंगी, एसिड, बेस और सॉल्ट। आपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट कॉपी कर लिया सबने? चलो, तो अब जरा थर्ड पॉइंट आपने पढ़ी लिया, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, एसिड का इक्विवेलेंट वेट। देख बेटा, किसी भी एसिड का जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, इन शॉर्ट वी राइट इट दिस in this manner, EQ.WT. तो equivalent weight is molecular weight of acid divided by replaceable hydrogen present in the acid, divided by replaceable hydrogen present in the acid. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल से फौरन समझ में आता है, H2SO4 का आप सबको पता है, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फिलहाल तो मैंने याद करा दिया, लेकिन फिर भी आप सोचो कैसे हुआ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड H2SO4 का आप सबको याद है 98। अब देख बेटा, इसमें ये दोनों H अगर कभी रिएक्शन हो H2SO4 की किसी के साथ, तो ये दोनों H वो H हैं जो हट सकते हैं, जो क्या है, रिप्लेसेबल है। इन्हें हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। रिप्लेसेबल एच को क्या क्या बोला जाता है? एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। इनका मतलब क्या है लेकिन, अगर मैं बोलूं एसिडिक हाइड्रोजन, अगर मैं बोलूं एक्टिव हाइड्रोजन, तो एकदम से दिमाग में नहीं आता, लेकिन जब हम वर्ड याद करते हैं रिप्लेसेबल, तो हमें समझ में आ जाता है मैम आपका कहने का ये मतलब है कि अगर H2SO4 की रिएक्शन कभी भी होगी, ये दोनों H हटाए जा सकते हैं।
इज दैट क्लियर? तो मान ले बेटा दोनों H हट गए, तो बता रिप्लेसेबल H कितने हो गए? 2। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट बिकम्स 49। अब तुम सोचो मैंने क्या कहा, मान लो दोनों हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। और अगर बेटा मैंने ऐसे कह दिया कि एक रिएक्शन ऐसी हुई H2SO4 की जिसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा और एक हाइड्रोजन उससे नहीं हटा, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? एक। एक ही तो हटा और एक नहीं हटा, तो कितने हट गए? 1। तो फिर बता इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 98 डिवाइडेड बाय 1, तब कितना हो जाएगा? 98। इसलिए इक्विवेलेंट वेट रटा नहीं जा सकता, इक्विवेलेंट वेट फ्लेक्सिबल बात है, किस रिएक्शन में क्या रहे उस हिसाब से निकालना। आया समझ में अब आप लोगों को? बताए। इज इट डन टू एवरीवन? ये सब क्लियर हो गया? अब जरा मुझे दूसरे का दिखाना, एक मिनट बेटा। ये कॉपी कर लिया आपने इतना? करो जरा, मैं एक और दे रही हूँ उस एसिड का, आप निकाल के दिखाएंगे। मुझे सिर्फ रिप्लेसेबल H बता दो, मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल ही लोगे। अब ये बताओ, मुझे ये बताओ यहाँ कितना रखूं, कितने H रिप्लेसेबल? 1। दैट्स वंडरफुल। एक H, यही वाला रिप्लेसेबल होता है, ये वाले H नहीं होते, ये अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर हटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटेंगे। इजीली रिप्लेसेबल ये वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये होगा अपॉन 1। एक साथ बेटा सारी बात करेंगे, पहले मुझे पहले सबके इक्विवेलेंट वेट निकालने थे, फिर मैं कॉमन पॉइंट लिखवा दूँ, ठीक है? एक एक चीज पहले खत्म होती चली। गॉट इट डियर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब जरा बेस का आ जाओ, बेस का इक्विवेलेंट वेट। अब सोचो बेस का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय बेस को किससे पहचानते हैं? OH। तो रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल OH। गॉट इट डियर? अब बताना जैसे NaOH इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट 40 याद ही होगा, डिवाइडेड बाय कितने OH दिख रहे हैं? एक, और ये हट सकता है, अपॉन 1। तो लकीली वी हैव इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट। सपोज मैं आपको दे दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट जो भी मॉलिक्यूलर वेट आए, क्योंकि वो आपको गिवन होगा मोस्ट प्रोबेबली, डिवाइडेड बाय 2। फिर वही कंडीशन अप्लाइड है बेटा, देखना अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन, तो देखना पड़ेगा इसमें से कितने OH हटे। अगर एक हटेगा तो अपॉन 1 हो जाएगा, अगर दोनों हट रहे हैं तो अपॉन 2 हो जाएगा, अगर इक्वेशन नहीं दे रखी तो तुम अपॉन 2 ही मान के चलो। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये हुआ एसिड का, ये हुआ बेस का। अब जरा है बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट। करें क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट ऑल क्लियर बेटा? अब तक का टॉपिक आप सबको क्लियर है? प्लीज गिव मी एन आंसर ऑन व्हाट्सएप डियर। ओके फाइन डियर, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट। अब बेटा सॉल्ट में जरा आप देखना प्लीज, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट अपॉन, ऐसे याद करना, मैग्नीट्यूड
of charge on either ion. अब जरा इस चीज को समझो आप. फॉर एग्जाम्पल आई हैव NaCl. NaCl आयनाइज हो सकता है या नहीं? Na+Cl नेगेटिव. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट्स को बेटा मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहा जाता, सॉल्ट्स फॉर्मूला वेट होते हैं, मतलब सॉल्ट्स के फॉर्मूले होते हैं, तो उनको मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मूला वेट. निकाला वैसे ही जाता है जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को ऐड करोगे 58.5 बैठेगा. तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट ना कहला के क्या कहलाया जाता है? फॉर्मूला वेट. ठीक है, मतलब जो करेक्ट चीज है वो ये है, फॉर्मूला वेट. हालांकि आज की डेट में चल गया है कि हम NaCl का भी मॉलिक्यूलर वेट ही बोलते हैं. ठीक है, क्या बच्चे? लिसन एवरीवन बेटा, कभी भी जब हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है. सॉल्ट का हम ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं सॉल्ट के अंदर कितने कैटायन कितने एनायन, ऐसे करके बात करते हैं ना. तो ये फॉर्मूला बन के आता है, तो इसलिए उसका निकलता है फॉर्मूला वेट. ये रॉन्ग थीम है जो हम कहते हैं मॉलिक्यूल है. ये रॉन्ग तरीका है बोलने का कि मॉलिक्यूलर वेट है. मॉलिक्यूलर वेट सॉल्ट्स का नहीं होता, सॉल्ट का तरीका होता है फॉर्मूला वेट बोलने का. ठीक है, लेकिन इतना मिस एंड मैच हो गया है कि आज की डेट में फॉर्मूला वेट को भी मॉलिक्यूलर वेट बोल दिया जाता है, मगर जो चीज सही नहीं है तो वो चीज सही नहीं. इज इट क्लियर? तो लिखने में क्या आता है हमेशा? फॉर्मूला वेट. अब जरा बात समझना बच्चे, ये बता Na के ऊपर चार्ज कितना आया? +1. और Cl के ऊपर -1. कितना आया? -1. मैंने आपसे कहा नीचे रखो मैग्नीट्यूड. तुम किसी भी आयन को चुन लो, चाहे सोडियम को चाहे Cl- को. मान लो मैंने Cl- को चुना है यहाँ पे, तो मेरा इक्विवेलेंट वेट NaCl का कैसे निकल कर आएगा? मैं फॉर्मूला वेट रखूंगी इसका, तो फॉर्मूला वेट जो भी इसका आएगा दैट इज फॉर्मूला वेट, और डिवाइड कर दूंगी उसको Cl जो मैंने चुना है आयन उसके मैग्नीट्यूड से, यानी 1 से. अगर कोई बच्चा सोडियम आयन करता तो भी तो नीचे 1 ही लगाता. तो इसलिए ये डिपेंड नहीं करता तुमने कौन सा आयन चुना है, डिपेंड ये करता है कि क्या तुम्हारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं. अगर बैलेंस्ड होगी तो तुम सही चुन लोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जरा देखो, सेकंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी. हमारे पास है MgCl2. चलिए आइनाइज करिए, बोलो. Mg2+ पहले तो हमने ऐसे किया कि 2 को इधर लाए 1 को इधर लाए, इजंट इट देयर? अब बैलेंस करो, कितने मैग्नीशियम है? 1, तो 1. कितने Cl है? 2, तो यहाँ आ गया 2. ये हुई आइनाइज बैलेंस इक्वेशन. समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर इक्विवेलेंट वेट मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालना है, अब कैसे करें? फॉर्मूला वेट, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया. फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 2. अब मान लो कोई बच्चा मैग्नीशियम आयन चुनता है, तो आप कहोगे मैम 2 ये रहा, हमने 2 से नीचे डिवाइड कर दिया. कोई बच्चा Cl ये चुनता है, तो वो ये कह सकता है मैम यहाँ पे तो 1 है, वाई यू आर डिवाइडिंग बाय 2? बिकॉज बेटा 2 1s are 2 होता है, ये मल्टीप्लाई करना जरूरी है. 2 1s are 2, तो इसलिए ध्यान रखना है कि आयनाइज्ड इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब हमारे एक तरह से इसमें थोड़े मल्टीपल स्टेप्स बढ़ रहे हैं, यानी सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकालो, फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो, फिर नॉर्मेलिटी निकलती है. लेट मी टेल यू, बताओ इतना हो गया सबका? कराऊं बेटा? ओके, एक बार और देखो जरा, मैं जो आपको शुरू से आज पढ़ा रही हूँ. मैं आपसे कह रही थी सबसे पहले अब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे. इक्विवेलेंट वेट को यहाँ इस जगह रखकर फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहाँ रखकर वॉल्यूम से डिवाइड करके लीटर्स में आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे. तो इसलिए ये इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं बस नॉर्मेलिटी के अंदर. इज इट क्लियर डियर? समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट
चलिए लेट्स सी, हेडिंग डालिएगा बेटा। फिफ्थ पॉइंट, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो जरा जल्दी से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ कम ऑन टेल मी देयर वन थिंग, क्या इसमें वॉल्यूम आ रही है फॉर्मूले में? अगर वॉल्यूम जिसमें आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो लिखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट as volume changes with temperature. अब ये देखो, नॉर्मेलिटी हो गया, एक जगह टेम्परेचर हो गया, और एक जगह मैं वॉल्यूम की बात करूं। नो कम ऑन, प्लीज टेल मी बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। और क्योंकि वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी नॉर्मेलिटी वुड डिक्रीज। बस ये करना है, और उल्टा बोल दे, ये डिक्रीज हो गया टेम्परेचर तो वॉल्यूम डिक्रीजेस बट योर नॉर्मेलिटी इंक्रीजेस। चले आगे, हो गया ये। नाउ द सिक्स पॉइंट, everyone is done till here? Okay, now the next is, अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन टू, इनको बराबरी पर लाना है, इनको इक्वलाइज करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। वन सेकेंड, इनके ग्राम इक्विवेलेंस आपस में बराबर लाने हैं, लेकिन बात क्या है, आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता है N1V1 और वॉल्यूम पता है, और इसकी नॉर्मेलिटी पता है N2V2। क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्टली तो इन दोनों के आपको गिवन नहीं है जो आप बराबर कर दें। आपके पास एक ही तरीका है कि इनकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को पहले मल्टीप्लाई करें, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को, और किसी एक सॉल्यूशन का पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लें। अब आप बताओ आप कैसे कर सकते हो? आप कहोगे कि मैम इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं N1V1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, बोलो है या नहीं? और इसके क्या है? N2V2। तो अगर मैं तुम्हें N1 दे दूं, V1 दे दूं, N2 दे दूं, तो आप V2 कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं? और जितनी V2 रिक्वायर्ड होगी वो मैं इसमें मिला दूंगी, ताकि ये दोनों आपस में इनके ग्राम इक्विवेलेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बैठा बेटा, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये कब क्वेश्चन आप अप्लाई करोगे, मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, किस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे? जहां आपसे ये कहा जाए कि एक सॉल्यूशन की जब नॉर्मेलिटी वॉल्यूम प्रोवाइडेड है, तो दूसरे की नॉर्मेलिटी अगर गिवन है, तो कितनी वॉल्यूम हम इसमें और करें ताकि इन दोनों को इक्वलाइज कर सके, यानी इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस को हम इक्वल बना सके। समझ में आ गई बात? तब ये दोनों एक से हो जाएंगे। इज दैट क्लियर डियर? चलिए जरा करिए इसे, फिर सेवेंथ पे आते हैं। बेटा समझ के करना, ठीक है, ये नहीं रट्टा मार दिया बस, क्योंकि यहाँ पे नहीं काम बनने का। इलेवेंथ में समझना बहुत पड़ेगा आपको, और समझ में आएंगी चीजें।
डन बेटा. नाउ द सेवेंथ वन, मिक्सिंग फॉर्मूला. सॉरी बेटा, एक मिनट, अब करो. बेटा अब जरा प्लीज चुप और जरा यहाँ देखें. मान लीजिए आपके पास ये दो सॉल्यूशन है, आप तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो, व्हाटएवर. एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 और वॉल्यूम v1 दे रखी है, और दूसरे सॉल्यूशन की n2 और v2 आपको दे रखी है. दिस इज सॉल्यूशन 1, और एक है आपके पास सॉल्यूशन 2. अब इसके अंदर जो सॉल्यूट डाला गया है वो सेम है. सॉल्यूट क्या है? सेम. मतलब HCl है, या दोनों में बेस है, या दोनों में कोई सॉल्ट है, लेकिन है सेम. तो नॉर्मेलिटी आपको इन दोनों को अगर आपने एक टम्बलर के अंदर मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद क्या निकल के आई ये निकाल. तो द फॉर्मूला गोज N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2. का फॉर्मूला ये निकल के आता है N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2. वाई इट इज सो? बिकॉज आप दोनों के जैसे नॉर्मेलिटी जो होती है बच्चे, जरा देखो, फॉर्मूला होता है, अगेन बार बार बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है दो सॉल्यूशंस की, तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हुए? मान लो इसके हो गए x1, इसके हो गए x2. इसके क्या हो गए ग्राम इक्विवेलेंट बेटा? x1. इसके क्या हो गए x2. मगर x1 x2 तुम्हें नहीं दिया गया, तुम्हें N1V1 दिया गया है. तो अभी तो मैंने लास्ट पार्ट में क्या सिखाया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू V. तो x1 किसके बराबर हो गया बेटा? N1V1 के. और x2 किसके बराबर हो गया? N2V2 के. अपॉन क्या? V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम. तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गई? V1 प्लस V2. तो वही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिखा है. बोलिए समझ में आया है नहीं आप सबको? इज दैट क्लियर? ठीक है. लेकिन बेटा ये तब तक तो बात चल जाएगी जब तक ये सॉल्यूट एक सी नेचर के. जैसे ही ये दोनों अपोजिट नेचर के हुए, व्हाट आई मीन टू से अपोजिट नेचर का मतलब कि एक एसिड हुआ और एक बेस हुआ, तो बीच में एडिशन नहीं आएगा, बीच में ऊपर की तरफ सब्ट्रैक्शन आ जाए. क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन. कैन एनीबडी रियलाइज या कैन एनीबडी थिंक ऑन इट कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेम जब सॉल्यूट होता है वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि सेम नेचर के हैं, और जो दो विपरीत नेचर के वो आपस में लड़ाई करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे. ऐसे करते हैं नहीं? तो यानी इसका क्या कर रहे हैं? यानी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. तो न्यूट्रलाइज करने में एडिशन नहीं होता, न्यूट्रलाइज करने में सब्ट्रैक्शन होता है. इज दैट क्लियर? तो अगर मान ले बच्चे, मैं कर लूं बेटा एक मिनट साइड में. इफ इन केस एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, जनरली ये दो ही आएंगे बेटा. ये ऐसे नहीं हो सकते कि दो एसिड दो बेस करके, जनरली दो आएंगे. तो एन फाइनल आपके पास आएगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन वॉल्यूम्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, V1 प्लस V2. जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये होगा. अब N1V1 कौन है, N2V2 कौन है? रिमेंबर, डिपेंड करता है किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है. ये एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है. मान लीजिए एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स ग्रेटर हैं बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से. एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स ग्रेटर है किससे बेटा? बेस से. अब बता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? डायरेक्ट ना दिए हो तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके. तो मान ले बेटा ऐसे है, तो मैं बोलूंगी NaVa इज ग्रेटर देन NbVb. तो बता N फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा? NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb. A स्टैंड्स फॉर एसिड, Bb स्टैंड्स फॉर बेस. और अगर इसका ऑपोजिट हो गया डियर, बहुत बढ़िया, समझ गए ना अब आप लोग? अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट आर ग्रेटर देन एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट से, then you would say NbVb is greater than NaVa. अब बताओ N फाइनल. NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस V. आई बात समझ में मिक्सिंग फॉर्मूले की? बोलिए.
अब प्लीज जरा मेरी बात सुनो, जिन बच्चों ने मेरे साथ मोलारिटी पढ़ रखा है, अगर आपको ध्यान आता हो तो मैंने एसिड बेस वाली चीज मोलारिटी में बात नहीं करी, क्योंकि अगर अगर एसिड बेस का क्वेश्चन मोलारिटी वाले मिक्सिंग क्वेश्चन में आ जाए तो पहले आपको मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद यही अप्लाई करना होगा जो मैंने यहां सिखाया है, मोलारिटी माइनस नहीं होती। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आई बात? मतलब उसका ना एक और बहुत लंबा प्रोसीजर है, करने को हम उससे भी कर सकते हैं, पर इतना लंबा है कि कोई वहां पे रिकमेंड नहीं करेगा, सब आपसे कहेंगे इतने में नहीं करना। जब शॉर्ट हमारे पास है रास्ता, तो हम उनकी मोलारिटीज को नॉर्मेलिटी में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर यही अप्लाई करेंगे जो यहाँ सीखा। इज दैट क्लियर? समझ में आई? और कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आई मेरी बात? अगर मोलारिटी में, मुझे बताओ जरा ध्यान से, मोलारिटी में मैं एसिड बेस का मिक्सिंग क्वेश्चन दे दूं, नॉर्मेलिटी नहीं दी मैंने आपको, मोलारिटी दी, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मैम, वी विल कन्वर्ट मोलारिटी टू नॉर्मेलिटी एंड देन वी विल अप्लाई द सेम पार्ट ऑफ नॉर्मेलिटी मिक्सिंग फॉर्मूला। बोलो समझ में आई? मतलब माइनस वाला, माइनस वहां मत कर दीजिएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मोलारिटी के और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो वहां पे हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें एक रास्ता ये मिल गया नॉर्मेलिटी तक पहुंचने का, तो हम वो करेंगे अप्लाई। इज इट क्लियर डियर? ठीक है, और अगर नॉर्मेलिटी का आ ही जाता है फिर तो आप कर ही लोगे। ओके ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या ये पॉइंट बेटा क्लियर हुआ आप सबको? ओके फाइन शिविका। बेटा बाकी जो बच्चे हैं प्लीज जरा ऐड जरूर किया करें अपने आप को, मतलब पार्टिसिपेट किया कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा नंबर है 9719626262, व्हाट्सएप का भी यही नंबर है। आपका जो आईडी है, पासवर्ड आईडी के अंदर भी मैंने यही नंबर रखा है, इसलिए ताकि आप इजीली अप्रोच कर सकें। डन बेटा यहाँ तक? अब यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। So let's go on to unit of normality. May I, beta? Everyone is done with it? Okay. 8th point? 8th point है बेटा? 9th है? Okay. ओके ओके, कोई भी है, चलो अपने हिसाब से कर लेना। यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी लिख लीजिए। अच्छा बताओ, नॉर्मेलिटी का शुरू में ऊपर में क्या आता है? ग्राम इक्विवेलेंट। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ऐसे करके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तो लीटर ये आ गया, तो दिस इज द यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसका सिंबल ही इसकी यूनिट बन जाती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट होती है और इसकी होती है लीटर। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? सो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और नॉर्मेलिटी। बोलो ऑल डन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ओके, 9 पॉइंट जरा लिखिए दिया, और वॉट एवर द नंबर इज n/10, इसे हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल। सॉल्यूशन जब भी होगी n/100
सेंटी नॉर्मल, n/2 सेमी नॉर्मल, 2n बाय नॉमिनल या बाय नॉर्मल भी कहते हैं। डन। नाउ डियर इफ यू पीपल रिमेम्बर, हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, p% बाय मास का मतलब क्या लिखते हैं इसे बताइए। p/100 बाय मास का मतलब होता है बेटा ऊपर भी ग्राम्स नीचे भी ग्राम, मगर ऊपर किसका, बहुत बढ़िया, और नीचे किसका, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि अगर मुझे नॉर्मेलिटी और इस p% बाय मास का फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए मैंने इतना तो p% बाय मास का मतलब निकाल लिया। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे आ गया वेट इन ग्राम of solute divided by equivalent weight into 1/volume in liters of solution। अब मुझे बात बता बेटा, do I have weight in gram? How much? p ग्राम। तो यहाँ लिखते जाते हैं weight in gram of solute, हमारे पास आ गया p ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा मैं वैसे करके यहाँ कर दूंगी, चाहे वो डिपेंड करता है ना बेटा सॉल्यूट की नेचर क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो उसके हिसाब से वही डिसाइड करके वहीं पे इक्विवेलेंट वेट हमें गिवन होगा, या मतलब हमें कुछ क्लू जरूर होंगे कैसे निकालना है, तो हम निकाल देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे ऐसे नहीं करना, उसे एज सच ऐसे लिख दो। अब मुझे बताओ, हमें निकालना सारा झंझट अब रह गया, वॉल्यूम लीटर्स बस मिल जाए और उसके बाद हमारा नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो लेट्स वर्क ऑन इट। वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे ये बता, तेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, व्हाट इज इट, 100 वॉट ग्राम्स, या यूनिट की तो बात है ना बेटा। ठीक है, और डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है एज डी, ग्राम पर ml में। ठीक, अब बता बेटा, अगर डेंसिटी पता है, मास पता है किसका, सॉल्यूशन का, तो क्या वॉल्यूम आपकी आ सकती है बाय द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। कम ऑन प्लीज सजेस्ट मी, डेंसिटी डी, मास कितना हुआ बेटा 100, वॉल्यूम v, तो v हो गया 100/d वॉट, ml, ml कितना आई ml में। बोलो इज इट क्लियर। हमें यहाँ किस में रखनी है, वॉल्यूम इधर तो रखनी है, मगर किस यूनिट में रखनी है, लीटर्स में। तो हमें क्या करना होगा बेटा, अगर वॉल्यूम लीटर्स में है, मिली लीटर्स में है सॉरी, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो ऊपर 1000 लगा दीजिए, तो ये अपने आप लीटर्स में कन्वर्ट हो। इज दैट क्लियर डियर। तो यानी ये हो गया नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ वेट इन ग्राम p, बोलो रख दो बेटा, रख दे, और इक्विवेलेंट वेट को अभी इक्विवेलेंट वेट नाम से ऐसे ही रखो, 1000 ऊपर आ गया, और वॉल्यूम ml ऑफ सॉल्यूशन में हो गया 100/d। कैन आई राइट d अप sorry, can I write d on the numerator part? तो what to do now? दो जीरो यहाँ से कैंसिल, दो जीरो यहाँ से कैंसिल, what do you get? p into d into 10/, इक्विवेलेंट वेट किसका बेटा, सॉल्यूट का, क्योंकि तब से सॉल्यूट की बात चल रही है ना इसकी, ये सॉल्यूट का, ये आया नॉर्मेलिटी का परसेंटेज बाय मास वाला फॉर्मूला। अगर वो दे दे तो ऐसे निकलता है। तुम्हें याद है मोलैरिटी वाला, P
D10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और देख बच्चे फर्क क्या है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है तो उसी से ये लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। उधर मॉलिक्यूलर वेट की जगह बस यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखना है। तो बेटा अगर आपके टीचर्स ने ये डेरिवेशन मांगी है तो एग्जाम में करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अलाउ कर दें तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो बॉक्स में हमने करा है वो यूज कर लेना। समझ गए? आर यू गेटिंग बेटा? ओके, चलो जरा जल्दी से इसे करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन बेटा, कल हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू, दैट इज नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर पूरा हमारा खत्म, नेक्स्ट वीक तक। उसके बाद we will start with the new chapter, that is structure of atom, or we call it as atomic structure also. Okay dear, आज के इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, बाकी सब कल करते हैं क्योंकि अभी कुछ डिटेल्स और रह गई हैं, फिर उसके बाद उसे कल करते हैं।